हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा तैयार किया गया बिहार सीजीएल 4 और इंटर लेवल पीटी परीक्षा 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग यह 8वां सेट कर रहे हैं। 7 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग पीछे का सेट नहीं देखे जाकर देख लिए, यूट्यूब पर सभी वीडियो अपलोड है। और इस सेट के हम लोग सभी प्रश्नों का अच्छे से बारीकी से सोल्यूशन करने वाले हैं, रिविजन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और जो भी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। देखिए आज का पहला प्रश्न है, परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। इन तीनों में से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो आइए कथन को देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होता है या फिर एक दूसरे के आहार पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही है, ये जो आपका पहला कथन सही दिया गया है। एक दूसरा जीव एक दूसरे पर डिपेंड होता है और एक दूसरे के आहार पर पोषित होता है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समिष्ट के अंतर्गत पाई जाती है। तो खाद्य श्रृंखला का जाति से कोई भी लेना देना नहीं है। तो 2 नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। तो यह भी गलत है। तो इसमें पहला प्रश्न केवल 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है। एक जो ऊर्जा स्तर है वह इस डायग्राम के द्वारा दिखाया जाता है कि नीचे सबसे उत्पादक होता है, ठीक। उसके बाद ऊर्जा स्तर जैसे जैसे ऊपर जाता है वो प्रत्येक स्टेज पे 10% घटता चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो घटता चला जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि उसमें क्या होगा। तो ऊर्जा स्तर घटती रह जाएगी। तो 2 का 2 नंबर हो जाएगा। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था। तो यह संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता 21 मार्च 1994 ईस्वी को यह प्रभावित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है, यानी ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं। तो ऊर्जा संकट का सीधा सा मतलब है कि कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा है। यही ऊर्जा संकट है। जो हमारे पास जो संसाधन है कोयला पेट्रोलियम, ये सीमित साधन है और इसका समाप्ति जिस तरह से अंधाधुंध दोहन हो रहा है वो एक समय खत्म हो जाएगा। तो यही हमारा ऊर्जा संकट है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। इन चारों ऑप्शन में से ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक किसमें होता है। भारी ट्रक, यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत या फिर जेट उड़ान। तो जेट उड़ान में सबसे अधिक ध्वनि तरंग होता है। 5 का 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर अब। और जो भी नए लोग हैं वो 5 से हम सीधे 16 पर आ गए, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हम बीच में मैथ और रीजनिंग को स्किप करते हैं, सिर्फ जीके और साइंस और करंट अफेयर इन सभी प्रश्नों का नहीं 75 प्रश्नों का ही सोल्यूशन करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी। जो मौर्य साम्राज्य के पतन का जो है वो कारण किसकी थी, कौन उसका जिम्मेदार है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो संतुष्टिकरण जो नीति रहा हुआ अशोक का रहा। 16 का 3 हो जाएगा। 16 का तो यह आंसर सही है, लेकिन मौर्य साम्राज्य का पतन का कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं रहा या फिर कोई एक कारण नहीं रहा। पतन के अनेकों कारण है, निम्नलिखित कारण रहे। जैसे मौर्य साम्राज्य के केंद्रीकृत प्रशासन पर टिका था, जिसका सबसे मजबूत आधार था सुयोग और दूरदर्शी सम्राट। 232 ईस्वी में 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा और अंततः 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है, तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। वह था सिंध, और उस समय सिंध का शासक था दाहिर। सिंध का शासक था दाहिर। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था, यह प्रश्न पूछता है। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध के क्षेत्र में लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे।
तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक लेखक हो जाएगा अब्दुल्ला। 18 का 1 नंबर सही है। तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक 16वीं शताब्दी में फारसी भाषा में लिखा गया था, जो अब्दुल्ला के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में बहलोल लोदी और बंगाल बिहार के करनारी वंश के सुल्तान दाऊद खान लोदी का उल्लेख किया गया है। यानी सिंपल से कहें तो इस पुस्तक में, यानी तारीख है दाऊदी पुस्तक में लोदी वंश और करनारी वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक है मेगास्थनीज, ऑप्शन को देख लेते हैं तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज के बारे में अगर जान ले और भी बात, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नियामतुल्लाह के बारे में जान लें कि नियामतुल्लाह ने अफगानों का इतिहास के नामक पुस्तक लिखा था, यानी अफगानों का इतिहास के नाम से एक पुस्तक लिखा था नियामतुल्लाह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सलाबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुआ था? सलाबाई की संधि से किस युद्ध का समाप्ति हुआ? तो इस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समाप्ति हो चुका था। 19 का 1 नंबर हो जाएगा। देखते हैं सलाबाई की संधि कब हुआ। तो सलाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समाप्ति का कारण बना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जिक्र करें तो यह 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी तक रहा। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का अगर हम बात करें तो यह 1817 ईस्वी से लेकर के 1819 ईस्वी तक चला। तीनों युद्ध के बारे में देख लीजिए। प्रथम आंग्ल युद्ध 1775 से 82, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 17 से 19 था, जो डेट को भी मिलान करने के लिए आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हेनरी विवियन डेरेजियो को इसका स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और यह प्रश्न इतनी बार पूछ चुका है कि यह बदनाम प्रश्न है। आपको हर सेट में, किसी भी एग्जाम के सेट में आपको यह प्रश्न मिल जाएगा। हेनरी विवियन डेरेजियो को भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी माना जाता है या कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बाल्टोरो हिमनद कहाँ स्थित है? बाल्टोरो हिमनद की स्थिति पूछ रहा है। तो यह काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है बाल्टोरो हिमनद। बाल्टोरो हिमनद की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 62 किलोमीटर हो जाएगा, लगभग 62 किलोमीटर। सियाचिन ग्लेशियर का भी एक जिक्र आता है, जो सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम रेंज में आता है, पूर्वी काराकोरम रेंज में आता है। काराकोरम रेंज के अंतर्गत कुछ ग्लेशियर आते हैं, जैसे कि सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, ये सभी ग्लेशियर है। लैम्बर्ट ग्लेशियर जो है दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। लैम्बर्ट ग्लेशियर को पूर्वी अंटार्कटिका का एक हिस्सा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? तो इसमें से के.एम. पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, ये तीनों राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। और इसमें फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे या फिर अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर। आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चारों ऑप्शन में चुनना है कि कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो यह एक भारतीय न्याय सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। और यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित था, बिल्कुल सही है। और यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर ही लागू होता है। तो इसमें से यह उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर की, भारतीय संसद बजट के ऑडिट पर किसके द्वारा नियंत्रण रखती है? भारतीय संसद बजट के ऑडिट पर किसके द्वारा नियंत्रण रखती है? तो यह लोक लेखा समिति के द्वारा भारतीय बजट पर, संसद के बजट पर, बजट के ऑडिट पर लोक लेखा समिति के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। 25 का 1 नंबर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि लोक लेखा समिति के बारे में, तो लोक लेखा समिति का गठन 1919 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार 1921 ईस्वी में किया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इसे 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। और लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। और यहाँ से एक चीज और जान लेते हैं, अगर प्राक्कलन समिति दिया है तो कि लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। चलिए देखिए 33 नंबर, एक सामान्य गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल क्या होता है? एक सामान्य गति को दर्शाने वाले वेग समय आलेख का
ढाल क्या होता है, तो इसका ढाल शून्य होता है। 33 का 1 नंबर हो जाएगा शून्य। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो यह द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। 34 का 2 हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। द्रव्यमान किसी तत्व में एक समान ही बनता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर रखा जाए, द्रव्यमान उसका नियत रहेगा। चाहे किसी वस्तु को पृथ्वी पर रखे, चाहे उसे चांद पर रखे, उसका द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर है उतना ही चंद्रमा पर होगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी यही बताता है कि ऊर्जा की कुल मात्रा नियत रहता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ हम लोग ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि वायु में ध्वनि तरंगे विचलन कैसे करती है? वायु में हवा में ध्वनि तरंग केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में विचलन करती है, क्योंकि वायु ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो 35 का 4 नंबर हो जाएगा। और ध्वनि को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। निम्न यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है? इन चारों ऑप्शन में से कौन अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VOSO4। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो बादल और कोहरा जो है यह द्रव व गैस का मिश्रण है। 37 का 3 नंबर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखिएगा कि 1810 के दशक में किसने संस्कृति और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्रित किए थे? कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1810 के दशक में संस्कृति और द्रविड़ भाषा में 800 से अधिक शिलालेख को एकत्रित किया गया था, जमा किया गया था। 1815 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी को भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम का यहाँ पर जिक्र आया, तो इससे एक बात जान लीजिए कि भारतीय पुरातत्व के जनक रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस यूनानी लेखक ने कहा कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? किसके द्वारा यह कहा गया था कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया है? तो यह स्ट्रैबो के द्वारा कहा गया कथन है। 52 का 2 हो जाएगा। प्लूटोर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार में 500 हाथी उपहार में दिया था। यह प्लूटोर के अनुसार कहा गया है कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिया था। बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने के लिए सिक्कों पर नासिर अमीर उल मोमनी खुदवाया था। 53 का 2 नंबर हो जाएगा। नासिर अमीर उल मोमनी। बलबन दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधित सिद्धांतों की स्थापना किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था? तो अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष किया था? तो अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया था। 54 का 3 नंबर हो जाएगा 1579। और अकबर के द्वारा जितने भी घोषणा और स्थापना किया गया, हम पिछले सेट में पूरा बता चुके थे, लेकिन इस बार फिर से हम आपको रिवीजन करा देते हैं। ये आज अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया गया था। अकबर को हरमदर्द से मुक्ति भी 1562 ईस्वी में मिला। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। और अकबर के द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना किया और 1579 ईस्वी में अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा किया गया। इसके बाद अगर बढ़ जाए तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत किया था और 1583 ईस्वी में इलाही सम्मत चलाए। ये सभी काम अकबर के द्वारा किया गया है। तो इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कल भी सेट नंबर 7 में भी इससे प्रश्न था और आज सेट नंबर 8 में भी यह प्रश्न आ गया। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने लिखा था? तो यह जो कथन है यह रजनी पामदत्त के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि भारतीय कृषि के जब भारतीय कृषि में व्यावसायीकरण हुआ तो इसमें केवल ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभ मिला, भारतीय किसान वर्ग को कोई लाभ नहीं हुआ था। तो यह रजनी पामदत्त के द्वारा कहा गया यह कथन है। निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम में कौन सा सही क्रम है? उसको बेसिक क्रम में सजाना है तो 56 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा
सबसे बड़ा बेसिन गंगा का है, उसके बाद सिंधु, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा। 56 का 1 नंबर हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, इसकी लंबाई है। सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 1114 मीटर है। भारत में सिर्फ, इसको पूरा नहीं कर, भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई 1114 मीटर है, किलोमीटर है, सिर्फ भारत में है। कृष्णा नदी पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री से निकलती है, ठीक है। और भारत से होकर बहने वाले सबसे लंबी नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। अगर पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी कृष्णा। चलिए अगला प्रश्न है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन है? तो इन दोनों के बीच मुख्य जल विभाजक हो जाएगा दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। 57 का 2 नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? सार्वजनिक क्षेत्रों में स्टील उत्पादन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वह हो जाएगा सेल। 58 का 2 नंबर हो जाएगा, सेल इसका सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन है जो गलत है संघ सूची के विषय में। सबसे पहले हम लोग संघ सूची के बारे में देख लेते हैं, इससे संबंधित संविधान के अनुच्छेद 246, संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 3 सूचियों का चर्चा किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन तीनों सूचियों को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, ठीक है। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय को रखा गया, तो यह बिल्कुल सही है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इस विषय को संघ सूची में डाला गया, यह भी सही है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है, तो यह भी कथन सही है। तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? पिछड़े वर्गों के पहचान हेतु किसकी अध्यक्षता में सर्वप्रथम आयोग गठित किया गया था? तो यह काका कालेकर की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग गठित किया गया था। काका कालेकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 ईस्वी को आयोग का गठन किया गया था। और इसके बाद फिर एक बीपी मंडल थे, बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 ईस्वी में एक आयोग का गठन किया गया है। किसी विलयन में विलय की घुमावदार गति को क्या कहा जाता है? तो किसी भी विलयन में घुमावदार गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। 67 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि एक गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है, परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो यह कौन सा गैस है? यानी पूछ है कौन सा गैस है जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो अभिक्रिया कर लेगा, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो वह गैस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। 68 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O हो जाएगा, यानी CaSO4 इंटू 1/2 H2O। चलिए देखते हैं 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकता है? कौन सा वह इलेक्ट्रॉन जो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा? तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि जिसके कक्षा के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा वही दे पाएगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 हो जाएगा, तो इसका 2, 8 और 1 आखिरी कक्ष में 1 होता है, तो यही एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है। 70 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए 71 नंबर, पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक हो जाती है? तो इसमें एरिथ्रोसाइट्स की संख्या सबसे अधिक हो जाता है। 71 का 2 नंबर हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न है कि उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, यानी एल्युमिनियम, कॉपर, क्लोरीन और जिंक। तो इन चारों में से क्लोरीन गैस है, बाकी सब धातु है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे ये रीजनिंग का प्रश्न था। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत में पार्टी प्रणाली को एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के रूप में वर्णित किया है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रजनी कोठारी के द्वारा एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया था। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस
विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है? तो वह 14 दिनों के भीतर लौटा सकता है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है और धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता, सर्वप्रथम उसे लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। एक और अनुच्छेद आता है 109, अनुच्छेद 109, इसमें कहा गया है कि धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया, इसका उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया और धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि सारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो यह कथन यह भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था। 88 का 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और अनुच्छेद 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। जब सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र आया तो यहाँ से देख लें कि अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इस बात का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है? इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है? जापान के स्थित सकुराजी या फिर माउंट इरेबस या फिर हो जाएगा मेयन? इन तीनों में से कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फिलीपींस का मेयन, यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न 90 नंबर, डेसीमेट्रिक विधि से क्या मापा जाता है? तो डेसीमेट्रिक विधि के द्वारा हम जनसंख्या घनत्व को मापते हैं। 90 का 2 नंबर है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सजाना है। पूर्वी राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य हो जाएगा गुजरात। तो इसी क्रम में इसको सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा नामरूप जो असम राज्य में है, असम राज्य में हो जाएगा। उसके बाद अब आपका जाएगा ओबरा। ओबरा जो है यह उत्तर प्रदेश के यूपी के सोनभद्र जिले में है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हो जाएगा परीक्षा। परीक्षा यह भी यूपी के झांसी जिले में है, यूपी के झांसी जिले में है। उसके बाद हो जाएगा कोटा जो राजस्थान में है। तो ऑप्शन देख लीजिए इसका कौन सा होगा। पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फिर 3, 2 और 3, उसके बाद 4 फिर 1। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर है। पहले नामरूप, फिर ओबरा, उसके बाद फिर परीक्षा और फिर कोटा, लास्ट में कोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युगों में कौन सा सही मिलान है? तो तलचर कहाँ? तो तलचर उड़ीसा राज्य में 92 का 1 नंबर सही है। सिंगरौली हो जाएगा मध्य प्रदेश में और विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है। तो ये दोनों मिलान गलत था, बाकी तालचर उड़ीसा में सही है। अगला प्रश्न 93, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भारत का लंबाई हो जाएगा 3214 किलोमीटर और चौड़ाई 2933 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 है। अब पूरब से पश्चिम की अगर बात करें तो 2933 हो जाएगा इसकी चौड़ाई। 101 में देखिए कहा गया कि एलोसोम क्या होता है? एलोसोम क्या होता है? तो यह एक प्रकार का लिंग गुणसूत्र होता है। एलोसोम लिंग गुणसूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिकतम किसमें होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो सबसे अधिक अंकुरित बीज में होता है, 2 का 1 नंबर हो जाए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव कालाजार रोग का कारण है? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिस्मेनिया। लिस्मेनिया जीव कालाजार रोग का कारण होता है, लिस्मेनिया। यहाँ पर देख लेते हैं 103 नंबर प्रश्न छूट गया है ऊपर में। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वर्ण माध्यता यानी मेसोफिल कोशिकाओं में कैसे अंदर और बाहर जाता है? तो मेसोफिल कोशिकाओं में यह अंदर बाहर विसरण के माध्यम से जाता है। 3 का 2 नंबर हो जाएगा विसरण। 104 तो हो चुका है। अगला प्रश्न है 105, एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदे रिसकर निकलने लगती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मूल दाब। इसका कारण हो जाएगा मूल दाब। 5 का 4 नंबर है। मूल दाब की वजह से विलयन बूंद बूंद करके रिसने लगता है। एस्ट्रोलैब से किसको मापा जाता है? तो एस्ट्रोलैब से अक्षांश बतलाने वाले दूरी को मापा जाता है, यानी अक्षांश बतलाने वालों को मापा जाता है एस्ट्रोलैब से। एंजेला प्रकाश
डालता है किस पर? एंजेला प्रकाश डालता है किस पर? तो यह खर्च प्रतिरूप पर, खर्च के प्रतिरूप पर प्रकाश डालता है। 17 का 1 नंबर है। 18 देखिए, बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार का मुख्य स्थान कौन सा है? बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार का मुख्य स्थान कौन कौन से है? तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा। बोध किया नालंदा भी है, राजगीर वैशाली भी हो जाएगा, पटना भी है। तो एक से अधिक शहर बुद्ध सर्किट मार्ग से सम्मिलित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में धर्म निरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? धर्म निरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? तो यह गणतंत्रात्मक धर्म निरपेक्षता है, या प्रगतिशील धर्म निरपेक्षता है, या फिर यह प्रविध धर्म निरपेक्षता है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये तीनों सही हो जाएगा। गत्यात्मक धर्म निरपेक्षता है, प्रगतिशील भी हो जाएगा और प्रविध भी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। 120 में कहा गया कि संविधान के अनुसार संघीय विधायिका निकाय को क्या कहा जाता है? संविधान के अनुसार संघीय विधायिका निकाय को क्या कहा जाता है? तो केंद्र में संघीय विधायिका निकाय को संसद कहा जाता है। 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया गया है। इस बात को भी याद करने योग्य बात है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इन तीनों ऑप्शन में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो हो जाएगा हरियाणा विकास पार्टी, यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल पार्टी नहीं है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के किसानों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था या फिर किसने आग्रह किया था? तो वह हो जाएंगे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से पहला मुलाकात यानी चंपारण आने के लिए जिस समय वो कहा, वह कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आग्रह किए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, जिसमें वहां के किसानों को 20 कट्ठे में 3 कट्ठे खेत पर नील खेती करना अनिवार्य था। इसे ही 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाता है। 3 कट्ठिया पद्धति को 1867 ईस्वी में चंपारण में अनुबद्ध किया गया था या लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि 5 मार्च 1931 को कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटा था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 का 1 नंबर हो जाएगा। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं थे? होम रूल आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में चला था। इसमें एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों संबंधित है, लेकिन सरोजिनी नायडू का इससे कोई लेना देना नहीं है। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो पुस्तक है यह डेविड हार्डीमैन के द्वारा लिखा गया है। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स 125 का 1 नंबर हो जाएगा। 133 देखिएगा, इसमें कहा गया कि मिश्रित खेती के प्रमुख विशेषता क्या है? तो मिश्रित खेती का जो सबसे अधिक यानी प्रमुख विशेषता यह है कि पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती हो जाता है। हमने अपने खाने के साथ साथ पशुओं के पालन के लिए भी उसमें अनाज उपज जाता है या फिर भोजन मिल जाता है। तो 133 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34, मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो मुद्रास्फीति के संदर्भ में कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाता है। 2 और 3 सही है, बाकी आपका पहला गलत हो जाएगा कि कीमत स्तर कम जाता है, यह बिल्कुल गलत है। कीमत स्तर में वृद्धि हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है? तो वह हो जाएगा यूएसए डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रोमिनबी या फिर यूरो। तो ये पांचों आता है। ये सभी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 136 नंबर, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया गया है वह है कि किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों को प्रबंधन करे। किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों को प्रबंधन करे, यही अर्थशास्त्र की श्रेष्ठ परिभाषा है। 36 का 3 नंबर हो जाएगा। 142 में देखिएगा, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। पृष्ठ तनाव एक तरफ भौतिक घटना और दूसरी तरफ उसका एग्जाम्पल दिया गया है। पृष्ठ तनाव का हो जाएगा वर्षा के बूंदों का गोलाकार होना। 2 नंबर, किसी तत्व के वजह से दिया में तेल ऊपर चढ़ता है। श्यानता की वजह से बादल बनता है और उत्प्लावन की वजह से द्रव में वस्तु का तैरना उत्प्लावन की वजह से
है। 144 में कहा गया कि बुनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है और उनका मुख्य कार्य क्या है। तो बुनर बुनर ग्रंथियां छोटी आंत के ग्रहणी भाग की सब म्यूकोसा में क्षारीय श्लेष्मा स्रावित करना जो अम्लीय कायम को उदासीन करने में मदद करता है। 44 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 145 की हाल ही में यूएई की एडियन ओसी गैस ने किसके साथ एलएनजी सप्लाई डील किया है। तो यह एचपीसीएल के साथ डील किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने पश्चिम समुद्र तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है। तो उसने जनरल एमवी पाठक ने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर का पदभार संभाल लिया है। हाल ही में जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहां पर लॉन्च किया गया है या फिर आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद में भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हाल ही में मारुति सुजुकी किस राज्य में एक विशाल कार संयंत्र में 35,000 करोड़ निवेश करेगी। तो इसका निवेश गुजरात में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य को डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा हेतु विश्व बैंक ने $286 मिलियन का अनुदान दिया है। तो वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 149 का हो जाएगा 4 नंबर पश्चिम बंगाल। हाल ही में किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मपाणि पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार इलैयाराज को दिया गया है। 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इलैयाराज। हर सेट में करीब आपको 6 से 8 प्रश्न लास्ट में करंट अफेयर का रहता ही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस सेट में आपका जो भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेट नंबर 8 समाप्त होता है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और आप सभी लोग का इसमें कितना प्रश्न लगभग सही हो पाता है एक बार कमेंट वो भी कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।